हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। तो आप सभी के एग्जाम्स बहुत करीब आने वाले हैं और आपके साथ आपकी रूपाली मैम ने भी अपनी कमर कस ली है कि अब तो हम एग्जाम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे सब्जेक्ट की यानी कि हिंदी की, तो आप सभी की क्लास 10th के कोर्स ए हो या बी हो, इनका एग्ज़ाम है 28 फेब को। कब है? 28 फरवरी को है। अब इस 28 फरवरी तक हमें अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लेनी है। ठीक है, तो बात अगर हम करें, वैसे तो एग्ज़ाम्स आपके 15 फरवरी को शुरू हो रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि 10 फरवरी तक आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी पूरी परफेक्टली ख़त्म करनी है। वो ऐसा क्यों कह रही हूँ? देखिए, अगर 15 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है इंग्लिश का, तो यानी कि मान कर चलिए कि 5 दिन पहले से आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ोगे। फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम्स आई थिंक साइंस है, एसएसटी है, बीच में संस्कृत भी है, फिर हिंदी है, फिर मैथ्स है। तो जो जो गैप पड़ेगा आप वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ये मानकर चलिए कि 10 फरवरी तक आपको अपने सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को ख़त्म करना है। ठीक है, और हिंदी का तो मैंने आपको पूरा डे बाय डे प्लान दे दिया है कि डे बाय डे आपको कैसे तैयार करना है, और आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन भी मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं कि अगर आप इस टाइम टेबल से अपना पूरा एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करोगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। ठीक है, तो वो प्लान तो आपको मैंने काफ़ी पहले समझा दिया, और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं। जो मैं बात करूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, डीपीपी सॉल्यूशंस, और इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लिटरेचर की प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक मेरा पूरा ख़त्म हो गया। अब बात आ जाती है, प्रैक्टिस के लिए रह जाता है हमारे पास में लेखन और व्याकरण। तो मैंने सबसे पहले लेखन उठाया। इसका रीज़न है, वैसे तो मैं सबसे पहले व्याकरण करा सकती थी प्रैक्टिस के लिए, इन प्रैक्टिस बोर्ड एग्जाम्स के जो प्रैक्टिस सेशन अब मैं ले रही हूँ आपके लिए, लेकिन मैंने क्यों व्याकरण पहले नहीं उठाया, इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। लेखन के लिए हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इसकी हमें रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैं फिर से कह रही हूँ, रिटन प्रैक्टिस करो। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले अनुच्छेद का प्रैक्टिस करवाई, तो अनुच्छेद, अगर आप एक अनुच्छेद लिखने बैठते हो तो मान कर चलना कि 10 मिनट से ज़्यादा समय आपको एक अनुच्छेद में नहीं देना है। ठीक है, अब मैं आपको कराने जा रही हूँ पत्र की प्रैक्टिस। अब व्याकरण की मैं बाद में, सारा लेखन कंप्लीट कराने के बाद में व्याकरण का प्रैक्टिस क्यों कराऊंगी, इसका रीज़न भी बता दूं मैं। क्योंकि व्याकरण की प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो वो हमारे दिमाग में एकदम फ्रेश रहेगी, और उसके बाद हमारा एग्ज़ाम पड़ जाएगा, तो हमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपनी प्रैक्टिस जो शुरू कर रहे हैं, उनमें हमने सबसे पहला जो हमने बोर्ड एग्जाम का प्रैक्टिस करी, उसमें था अनुच्छेद लेखन। करीबन 20-21 अनुच्छेद जो एकदम हॉट टॉपिक्स थे, उनमें मैंने आपको करा दिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, उम्मीद है कि उसी में से आपकी प्रैक्टिस में से फंस जाने चाहिए। अब हम कराने जा रहे हैं अपने पत्र। पत्र होते हैं दो तरीके के, एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। फॉर्मेट अच्छे से पहले समझा चुकी हूँ, लेकिन तब भी यहाँ पर समझाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले हम औपचारिक पत्र कराने जा रहे हैं। औपचारिक पत्र में भी आपके पास कई तरीके के पत्र रहते हैं, जिनमें शिकायती पत्र है, संपादक पत्र है, बहुत सारे पत्र रहते हैं, कार्यालय पत्र रहते हैं। तो इन सब की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ ताकि आपको फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो शुरू करें आज की प्रैक्टिस। तो आप देख रहे हैं क्लास 9th और 10th दोनों में आएगा, ध्यान रखिए। क्लास 9th कोर्स ए बी, क्लास 10th कोर्स ए बी। तो आपके सिलेबस में जो कोई भी पत्र है, क्योंकि अगर हम 9 कोर्स बी की बात करें तो एक क्लास में औपचारिक पत्र है, एक में अनौपचारिक है। जबकि अगर हम कोर्स ए की बात करते हैं तो उनमें आपके 9th में भी औपचारिक अनौपचारिक आते हैं, और 10th में भी औपचारिक अनौपचारिक दोनों आते हैं। ठीक है ना, तो आपको मैं इसीलिए दोनों क्लासेस आप लोग आराम से देख सकते हो, क्योंकि ये कॉमनली रहते हैं। औपचारिक आज पत्र लेखन का पहला पार्ट में करा रही हूँ, जिनमें हम औपचारिक पत्र की सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। हम इसीलिए एक साथ दोनों पत्र की प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं औपचारिक पत्र। प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन है, आपके जो बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं और 9th के तो जो फाइनल एग्जाम्स वाले हैं, इन सभी की आप प्रैक्टिस अच्छे से कराऊंगी मैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं औपचारिक पत्र में, ये प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र है। अब देखिए, प्रार्थना पत्र क्या होता है।
जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हमें छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करनी है, फीस माफ़ी के लिए छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करनी है, स्कूल में हम कई तरह के प्रार्थना पत्र देते हैं। इसके अलावा आवेदन पत्र भी दिए जाते हैं। आवेदन पत्र आप जैसे अभी क्लास 10th में आपके पास सौवृत्त लेखन है, तो सौवृत्त लेखन खाली ऐसे नहीं दिया जाता, इसके साथ आवेदन पत्र भी लगाया जाता है। तो इन सब के फॉर्मेट क्या होते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो एक चीज़ हम देखेंगे वो है औपचारिक पत्र का फॉर्मेट हमको देखना है। क्या देखना है सबसे पहले, औपचारिक पत्र का फॉर्मेट होता क्या है। ठीक है, इसको पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखने के लिए एक ब्लैंक स्लाइड मैं यहाँ पर आपके लिए ले रही हूँ, तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, ब्लैंक स्लाइड मैंने इसलिए ली ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। सबसे पहले आपकी जो कॉपी होती है, मैं फॉर्मेट खाली आपको एक टाइम समझा रही हूँ, फिर उसके बाद सारा आपको अंदर मैटर क्या लिखना है वो सारी चीज़ें समझाऊंगी। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी कॉपी में दो साइड, एक साइड मार्जिन होता है और एग्ज़ाम कॉपी की बात कर रही हूँ मैं। एग्ज़ाम कॉपी में एक साइड आपके पास मार्जिन होता है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम कॉपी में एक साइड मार्जिन दिया गया है और दूसरे साइड मार्जिन आप खुद बनाएंगे। क्या करेंगे, आप खुद बनाएंगे पेंसिल से, ये रहा। ठीक, अब उसके बाद अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि फॉर्मेट में कौन सा बता रही हूँ। ठीक है, कोई भी औपचारिक पत्र के आप फॉर्मेट इसी तरीके से लेंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले आप जिसको भी पत्र लिख रहे हो, ठीक है, उसमें आप सेवा में लिख दो। ठीक है, सिंपल बेझिझक, क्योंकि लास्ट ईयर तक हमने ये देखा था कि हम सेवा में कुछ पत्रों में लिखते थे, कुछ में नहीं लिखते थे, लेकिन इस टाइम ये चेंज किया गया, आप सभी पत्रों में सेवा में लिख सकते हो, औपचारिक पत्र में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या डालोगे, सेवा में। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगेगा। देखो, विराम चिन्हों का भी ध्यान रखना, लाइन गैप कहाँ पे हो रहा है, कहाँ नहीं होगा, सब चीजें बताते हुए चलूंगी। सेवा में आपने लिखा, सेवा में के बाद आप जिसको भी पत्र लिख रहे हो, जैसे स्कूल में लिख रहे हो तो प्रधानाचार्य को है, अगर आप किसी न्यूज़पेपर में लिख रहे हो संपादक को लिख रहे हो, किसी कार्यालय में किसी इंजीनियर को लिख रहे हो तो अभियंता लिख रहे हो, कोई भी जिसको पत्र लिख रहे हो उसका पोस्ट का नेम आएगा। ठीक है, पोस्ट आएगा, किसी की जिसको भी पत्र लिख रहे हो उसका, वो जिस व्यक्ति को आप लिख रहे हो वो किस पोस्ट पे है उस पोस्ट का नाम लिखोगे। जैसे कि हमने बताया कि प्रधानाचार्य, ठीक है, क्या आ रहा है, प्रधानाचार्य हो गए, संपादक हो गए, जो भी आपका है उसके आगे आप महोदय लिख देंगे। ठीक है, महोदय, अगर फीमेल है तो महोदया। ठीक है, उसके बाद आप कॉमा लगा देंगे। ओके, ये लिखने के बाद अब वो व्यक्ति कहाँ कार्यरत है। ठीक है, जैसे प्रधानाचार्य हैं तो आपके स्कूल होगा, स्कूल का नाम होगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी स्कूल लिख दिया, नवोदय विद्यालय हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, कोई भी विद्यालय, ठीक है, उस विद्यालय का नाम हो गया। अगर आप मान लीजिए संपादक को लिख रहे हो, संपादक को पत्र लिख रहे हो तो संपादक किसी समाचार पत्र में होगा। तो समाचार पत्र कौन सा है, आप हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, जागरण हो गया, दैनिक पत्रिका हो गया, दैनिक जागरण हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, वो व्यक्ति जिस जगह कार्यरत है सेकेंड लाइन में वो आता है। तो सेकेंड लाइन में आप जो, जैसे हम यहाँ संपादक महोदय ले रहे हैं तो संपादक महोदय हमने लिख दिया क्या, दैनिक भास्कर। ठीक है, यहाँ पे भी कॉमा लग जाएगा क्योंकि अभी हम कंटिन्यू है इसलिए हम कॉमा लगा रहे हैं। फिर अब ये दैनिक भास्कर का ऑफिस कहाँ है, जैसे हमने स्कूल का लिखा, स्कूल लिखा हमने केंद्रीय विद्यालय, अब वो कहाँ पर है, मान लीजिए देहरादून में है तो आप देहरादून लिखोगे। ठीक है, अब मान लीजिए देहरादून में भी कोई जगह है, सरोजनी नगर, विजयनगर, तो आप क्या लिखोगे, विजयनगर, देहरादून और उत्तराखंड, इस तरीके से स्टेट आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर दैनिक भास्कर का ये ऑफिस कहाँ पर है, हम चलो मान लेते हैं किसी भी सिटी में हम ले लेते हैं, हम भोपाल ले लेते हैं। ठीक है, दैनिक भास्कर का ऑफिस है एमपी नगर में, तो वो क्या आता है, महाराणा प्रताप नगर। कौन सा आता है, महाराणा प्रताप नगर
भोपाल, आगे लिखेंगे मध्य प्रदेश। ठीक है, अब यहां पर जहां हमने स्टेट का नाम लिखा इसके साथ हमारा जो है वो एड्रेस खत्म हो जाता है, तो हम लगा देंगे पूर्ण विराम। देखिए अभी तक हम ऊपर से कॉमा कॉमा लगाते चल रहे हैं, फिर हमने लगा दिया पूर्ण विराम। ठीक, अब इसके बाद क्या, इसके बाद आती है हमारी दिनांक। दिनांक हमारी क्या है, अब मान लीजिए 28 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो आप वही डेट डालोगे। ठीक है, डेट क्या रहेगी, जिस भी डेट को आप लिख रहे हो वही डेट डालना। ठीक है, अब जैसे आपका जो एग्जाम है वो है 28/2/2025। अब बात आ जाती है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 28 और 2 डालकर फिर क्रॉस 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 लगा देते हैं। भाई क्रॉस क्यों लगाना है, आप मुझे बताइए। आपका एग्जाम तो 28 फरवरी है 2025 को है, तो क्रॉस क्यों लगाना है, आप उसमें वही लिखोगे। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करोगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं विषय। औपचारिक पत्र में विषय बहुत ज़रूरी रहता है, ये हमें विषय लिखना पड़ता है। अब जो कोई भी विषय है लिखने के बाद आप पूर्ण विराम लगा दो। ठीक, उसके बाद आओ जिसको भी पत्र लिख रहे हो, जैसे महोदय हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हो महोदय, मान्यवर, कुछ भी लिख दो। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मान्यवर, कॉमा लगाया संबोधन के बाद, फिर जो भी मैटर है उसे आप पूरा लिखोगे। ठीक है, कहाँ तक लिखोगे, पूरा लिखोगे। अब मान लो आपको बीच में यहाँ पर लाइन पैराग्राफ चेंज करना है। ठीक है, ये पूर्ण विराम है, पैराग्राफ चेंज करना है, तो इसके बाद आप यहाँ से दूसरी लाइन मत शुरू करोगे, उसके बाद कहाँ से आ जाओगे, यहाँ से शुरू करोगे। ठीक है, जहाँ तक भी आ रही है वहाँ तक लिख के पूर्ण। तो हमेशा आपने एक चीज़ ध्यान दी कि मैं जितना भी लिख रही हूँ वो सब मार्जिन लाइन के पास से लिख रही हूँ, आपको यहीं से लिखना है। हमेशा ध्यान रखना, मार्जिन लाइन के पास से ही आपको लिखना है। जितना भी देखो यहाँ खत्म हो रहा है, चाहे बीच में खत्म हो चाहे एंड में खत्म हो, मैं अपनी न्यू लाइन मार्जिन से ही शुरू कर रही हूँ। मैंने मान्यवर के बाद भी यहाँ से शुरू ना करके यही मार्जिन लाइन के पास से शुरू किया है। ये फॉर्मेट से ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी आपको करना है वो आप सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे। हम जब ऐसे खड़े हो रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा मेरा लेफ्ट है ना, तो ये साइड में आ रहा है, तो हम जो कुछ भी लिखेंगे वो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, लाइन कंटिन्यू है, यहाँ मार्जिन तक लाइन तक आइए, फिर उसके बाद फिर से वहीं शुरू करिए। ठीक, जब आपका लेटर खत्म हो जाएगा तो आपको एक लाइन, आप जो भी चीज़ का आवेदन कर रहे हो या जो कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हो उसके लिए आप ये लाइन करोगे, उम्मीद है आप मेरी की गई प्रार्थना पर जल्द ही कार्यवाही करेंगे। ठीक है, ये उम्मीद के साथ आप अपनी एक लाइन, जो मैंने ये एक एंड लाइन करी है ना, वो आप होपफुल लिखोगे कि आप जल्द से जल्द इस पर जो है क्या कहते हैं अपना कार्य करेंगे। उम्मीद है, मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप ऐसा करेंगे। फिर उसके बाद धन्यवाद। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद के बाद हम यहाँ पर जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। ध्यान रखना, धन्यवाद, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर, अब जब हम, चूंकि अब हम अपना परिचय देंगे, जिसको हम पत्र लिख रहे थे उसका तो हमने ऊपर दे दिया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब जैसे कि हम स्कूल में हैं, तो हम स्कूल में जब होते हैं तो हमारा वहाँ पर जो होता है क्या कहते हैं, विद्यार्थी हैं हम, स्टूडेंट्स, तो आपके आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या हो गई। अब मैं जैसे संपादक को पत्र लिख रही हूँ तो जागरूक नागरिक भी हो सकते हैं हम। ठीक है, प्रार्थना, अब कोई प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थी लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या लिखना है। इसका याद रखना, जब मैंने औपचारिक पत्र आपको पहले एक्सप्लेन किया तो मैंने इसका पूरा एक टेबल आपको बनाकर करवाया है। उस टेबल में मैंने क्या क्या संबोधन दिए हैं आप उसको एक बार ज़रूर देख लेना। मैंने यहाँ पर, जैसे हम लोग यहाँ पर मान्यवर लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इन सभी के मैंने आपको पूरा टेबल बनाकर दिया हुआ है। तो उस टेबल को आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो भवदीय या भवदिया, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, भवदीय। अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पर हो जाएगा भवदिया। नीचे अपना नाम लिखेंगे, आपका जो भी नाम। अब बात आ जाती है कि बहुत सारे बच्चे अपने नाम की जगह काखा गा आबासा लिख लेते हैं।
वो नहीं करना है आपको। आपको अपना ही नाम लिखना है। अपना नाम भी तब लिखना है, कभी कभी क्या रहता है क्वेश्चंस में आपका नाम दिया रहता है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहता है कि आप सौम्य या सौम्या हैं, तो उस कंडीशन में आप अपना नाम नहीं लिखकर जो क्वेश्चन में नाम दिया गया है वो आप यहां पर लिखोगे। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया तो काखा गा आबा सा आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, उस जगह आप अपना ही नाम लिखेंगे, वो लिखेंगे। अब मान लीजिए स्कूल है तो स्कूल में आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या रहती है, वो रहती है आपके विद्यार्थी के तौर पे। तो आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट, आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हो उसके नीचे आप अपनी क्लास लिख लोगे, ठीक है। और मान लीजिए सपोज जैसे यहाँ पर हमने संपादक को पत्र लिखा है, तो संपादक को पत्र जब हम लिखते हैं तो उस जगह हम अपना एरिया का नाम दें, अगर जरूरी है तो। बहुत सारे लेटर्स में हमें कोई जरूरी नहीं होती कि हम अपना एड्रेस दें, लेकिन स्कूल में लिखे गए हर एक लेटर के साथ, जो स्कूल में प्रधानाचार्य को हम लिख रहे हैं, कक्षा अध्यापिका को लिख रहे हैं, स्कूल में हम जो कोई भी लेटर लिख रहे हैं वहां पर हमें अपनी क्लास और सेक्शन लिखना पड़ता है, ये कंपलसरी है। लेकिन अगर आप संपादक को पत्र लिख रहे हो या नगर निगम में लिख रहे हो, बिजली बोर्ड में लिख रहे हो, जल निगम में लिख रहे हो, पुलिस अधीक्षक को लिख रहे हो, किसी को भी लेटर लिख रहे हो, अगर उस जगह आपके एड्रेस की रिक्वायरमेंट है तो आप एड्रेस लिखोगे। और वो एड्रेस की रिक्वायरमेंट भी आपके इनिशियल एड्रेस की, यानी कि आपके एरिया के एड्रेस देना है या आपका पोस्टल एड्रेस देना है, ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। हम अपना पोस्टल एड्रेस उसी कंडीशन में देते हैं, या तो हम अपनी पोस्ट पे कुछ मंगा रहे हूं तब देते हैं, या फिर हम ये चाहते हैं कि किसी को हमने लेटर लिखा है वो मेरे घर आए तो हम पूरा पोस्टल एड्रेस देते हैं। नहीं तो इनिशियल एड्रेस हमारा मतलब होता है कि हम अपने एरिया को, जैसे मान लीजिए आप विजयनगर में रहते हैं तो आप विजयनगर लिख लोगे खाली, ठीक है, विजयनगर देहरादून, खत्म हो गया, इतना हो गया। लेकिन अगर आपको पोस्टल एड्रेस की जरूरत है तो आप पूरा पोस्टल एड्रेस दोगे, नहीं तो नहीं दोगे, ठीक है। अब इसमें जो दो चीजें इस पूरे फॉर्मेट, ये औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है, खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इसमें जो दो चीजें आपको ध्यान देनी है, पहली बात है इस पूरे लेटर में मैंने कहीं पर भी लाइन लीव नहीं करी है, आपको कहीं लाइन लीव नहीं करनी। दूसरी चीज, आप डेट के फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डेट का फॉर्मेट जो औपचारिक पत्र होता है उसका फॉर्मेट इस तरीके का होता है, ठीक है। अगर हम इसी जगह अनौपचारिक पत्र लिखेंगे तो अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट रहेगा 28 फरवरी 2025, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा अनौपचारिक पत्र का। ये कौन सा फॉर्मेट है? अनौपचारिक पत्र का। ये औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है, ये याद रखिएगा। डेट लिखने के भी, अब इसका रीजन भी मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्यों लिखा जाता है। जब अब विषय और ये डेट का फॉर्मेट इसलिए है क्योंकि जब हम किसी औपचारिक पत्र को लिखते हैं तो वो किसी कार्यालय में जाता है, और कार्यालय में जब जाता है तो वहां पे सिर्फ हमारा पत्र नहीं होता, वहां पे बहुत सारे पत्र आते हैं। तो बात ये होती है कि डेट अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो इसको पढ़ने में थोड़ा सा इस डेट से ज्यादा समय लगता है, तो इसलिए इस डेट को डाला जाता है। और विषय इसलिए लिया जाता है क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में कई सेक्शंस होते हैं, ठीक है, कई सेक्शंस होते हैं। तो अब हम विषय इसलिए डालते हैं क्योंकि अब हमें किस सेक्शन में वो लेटर भेजना है, बात ये हो जाती है ना, किस सेक्शन में भेजना है। मान लीजिए आप स्कूल में ही अगर लेटर लिख रहे हो तो एक आप क्या कहते हैं स्कूल में छुट्टी की माफ़ी के लिए कर सकते हो, तो वो एचआर के पास, वो आपका भी जो क्या कहते हैं डिपार्टमेंट हेड होगा उसके पास जाएगा। अगर आप फीस माफी के लिए कह रहे हो तो वो फाइनेंस सेक्शन में जाएगा। अगर आप स्पोर्ट्स के लिए बोल रहे हो तो वो स्पोर्ट हेड के पास जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो पूरा लेटर पढ़ने के बनस्पत अगर हम विषय को पढ़ लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये लेटर किस सेक्शन में देना है। इसी तरीके से अगर आप किसी न्यूज़पेपर को लिखते हो या जल निगम को लिख रहे हो, बिजली बोर्ड को लिख रहे हो, तो उसमें कई अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो विषय लिखते ही उस सेक्शन को हमारा लेटर हैंड ओवर कर दिया जाता है। ये आपके सेक्शन की शिकायत आई है, आप देखो, हमसे मतलब नहीं, तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, जिस भी सेक्शन का है वहां पर लेटर पहुंच जाता है और हमारे लेटर को पढ़ना आसान। इसीलिए औपचारिक पत्रों में विषय लिखना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। जबकि ये वाला जो हम फॉर्मेट लिखते हैं जो कि अनौपचारिक पत्र में होता है, अनौपचारिक पत्र में हम अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं तो उस जगह ये रहता है कि उनके पास तो सफिशिएंट टाइम है, तो वो आराम से लेटर पढ़ेंगे, उनको कोई जल्दी नहीं है, तो फिर ये वाली डेट हम आराम से डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा औपचारिक पत्र का फॉर्मेट था जो मैंने आपको समझा दिया।
इसी तरीके से लेटर लिखना है। अब लेटर लिखते समय जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, हमेशा ध्यान रखना, आप कोई भी लेखन कार्य कर रहे हो, जैसे अनुच्छेद लेखन है, पत्र लेखन है, संवाद लेखन है, स्ववृत्त लेखन है, ईमेल लेखन है, जो कुछ भी लिखो हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करना। अक्सर क्या होता है, जैसे अनुच्छेद लेखन लिखा हमने, एक पेज में लिख दिया, वो दूसरे पेज में आधा आ गया, अब आधा पेज खाली है उसके नीचे, तो आप वहीं से लेटर शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं करना। सिंपल उस जगह पे कट लगाओ, पीटीओ लिखो, प्लीज टर्न ओवर, फिर उसके बाद न्यू पेज से आप अपना लेटर शुरू करो। औपचारिक पत्र हमें जो भी आप लेखन कार्य करना, हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करना। आधा पेज बचा है उसी के नीचे से शुरू कर दो, ये काम मत करना। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हमारा रहा औपचारिक पत्र। चलिए, अब मैं आपको बहुत सारे विषय बताने वाली हूँ। ठीक है, क्या करेंगे, हम बहुत सारे विषय देखेंगे और उन पर हम जो है देखेंगे कि उनका मैटर किस तरीके से, फॉर्मेट समझा दिया है, मैटर अब हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से लिखेंगे। पहला हम शुरू कर रहे हैं प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। जैसे मैंने बोला कि औपचारिक पत्र कई तरीके के होते हैं, तो हर तरीके का मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर है, आप विद्यालय के हिंदी संघ के सचिव रजत चट्टोपाध्याय हैं और श्वेता चट्टोपाध्याय हैं। अब इस कंडीशन में जैसे मैंने बोला था कि नीचे आप अपना ही नाम लिखेंगे, सिर्फ एक शर्त थी कि लेटर में अगर आपका नाम नहीं दिया गया है तो यहाँ पर आपको नाम अपना नहीं लिखना है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वही आप नीचे नाम लिखेंगे। ठीक है, अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम रजत चट्टोपाध्याय है, आप लड़की है तो आपका नाम श्वेता चट्टोपाध्याय। अब आप क्या हैं ये भी बता दिया है, आप हिंदी संघ के सचिव यानी कि आप हिंदी डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी हैं। ठीक है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकालय में हिंदी की अच्छी पुस्तकें और पत्रिकाएं मंगवाने के लिए निवेदन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको एक लेटर लिखना है। सबसे पहले हमने आया, देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम है नीरजा मोदी पब्लिक स्कूल। अब स्कूल की बारी ये आती है, तो स्कूल जो आपका है आप अपने स्कूल का नाम बेझिझक लिख सकते हो। ठीक है, बस अगर इसमें स्कूल का नाम नहीं दिया गया तो आप अपने स्कूल का नाम डाल दो। फिर आते हैं इंडिया गेट दिल्ली, तो यहाँ पर हमारा देखिए पूरा कॉमा चल रहा था, जैसे ही खत्म हुआ हमने पूर्ण विराम लगाया, सीधे दिनांक 16 जनवरी 2018। तो अब यहाँ पर जो मैं आपसे पहले बोल रही हूँ, डेट पर ध्यान देना। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा जो टाइपिंग वेरी चीज़ें होती हैं उनमें थोड़ा सा एरर आएगा, बस ध्यान रखना। यहाँ पे 16 जनवरी है तो आप 16/01/2018 डालोगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद आप दे दोगे विषय। क्या आएगा, विषय, पुस्तकालय में हिंदी की अच्छी पुस्तकें व पत्रिकाएं मंगवाने हेतु। ठीक है, फिर आ गया महोदय। क्या आ गया, महोदय। देखिए क्या है, सविनय निवेदन यह है कि हम आपके विद्यालय के हिंदी संघ के सचिव रजत चट्टोपाध्याय और श्वेता चट्टोपाध्याय हैं। ठीक है, हमें अपने विद्यालय के पुस्तकालय को देखकर खुशी होती है कि हमारे विद्यालय का पुस्तकालय अत्यंत समृद्ध है, जिसमें प्रायः बच्चों के लिए अच्छी अच्छी पुस्तकों का संग्रहण है, परंतु पुस्तकालय में अधिकांश अंग्रेजी की पुस्तकें हैं तथा हिंदी की पुस्तकें पर्याप्त नहीं है। मतलब अब इंग्लिश की तो बहुत ज़्यादा, हिंदी की ज़्यादा नहीं है। इस कारण हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले छात्र अपना ज्ञान वर्धन और मनोरंजन करने से वंचित रह जाते हैं। तो जो लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं वो इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। हिंदी भाषा का महत्व बहुत अधिक है और इसे बढ़ावा देने के लिए हमारे विद्यालय में उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तकें, हिंदी पुस्तकें और पत्रिकाएं होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम चाहते हैं कि विद्यालय में और भी बेहतरीन हिंदी की पुस्तकें और पत्रिकाएं हों, जिससे हिंदी भाषा के प्रति छात्र छात्राओं की रुचि और ज्ञान में वृद्धि हो सके। अतः आपसे प्रार्थना है कि विद्यालय के पुस्तकालय हेतु हिंदी की विभिन्न पत्रिकाएं मंगवा कर कृतज्ञ करें, जिससे हम छात्र भी इनसे लाभान्वित हों। तो यहाँ पर हमने कहा था ना कि आप अगर कोई भी प्रार्थना कर रहे हैं, कोई भी आवेदन कर रहे हैं, तो लेटर हमेशा एक होप के साथ बंद करेंगे कि आप, हमने जिससे भी रिक्वेस्ट की है वो हमारी प्रार्थना पर को ज़रूर स्वीकार करेगा और जल्द से जल्द उस प्रार्थना को पूरा करेगा। तो ये वही होप है। ठीक है, ये 2 लाइन हमने उसी होप के साथ बंद करी। फिर आते हैं धन्यवाद।
आपके आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या रजत चट्टोपाध्याय या श्वेता अब यहाँ पर आप जो भी हैं, लड़की हैं तो आप लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या श्वेता चट्टोपाध्याय, और अगर शिष्य है तो आपके आज्ञाकारी शिष्य रजत चट्टोपाध्याय। हिंदी संघ के सचिव, मैंने बताया था ना कि जब भी आप स्कूल या कॉलेज में लेटर लिखते हो तो आपका आइडेंटिफिकेशन आपकी क्लास से होता है, तो यहाँ क्लास नहीं देके, चूंकि आप हिंदी संघ के सचिव हैं, ये भी आपका एक पोस्ट है। जैसे हेड बॉय होते हैं, हेड गर्ल होते हैं, और जैसे टीम होती है, स्कूल की जो टीम होती है उसमें जो क्रिकेटर्स होते हैं, उनके जो कप्तान होते हैं, वो भी आप पोस्ट होल्ड करते हो, या क्लास मॉनिटर की पोस्ट होल्ड करते हो। तो आप जो कोई भी स्कूल में अगर पोस्ट होल्ड करते हो तो आप उस पोस्ट होल्ड का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस लेटर को खत्म कर देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, दूसरा टॉपिक। आप विद्यालय की छात्र परिषद के सचिव हैं। ठीक है, आपके छात्र परिषद का आपको दे दिया गया है। स्कूल के बाद विद्यार्थियों को नाटक का अभ्यास कराने के लिए अनुमति मांगते हुए प्रधानाचार्य को 100 शब्दों में पत्र लिखिए। अब यहाँ पर आपके पद का नाम तो दे दिया गया है, लेकिन आपका नाम नहीं दिया गया है। क्या दिया है? आप छात्र परिषद के सचिव हैं, ये बता दिया गया है। तो नाम आप अपना लिखना, पोस्ट का नाम छात्र परिषद के सचिव हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय बाल विद्यालय, अशोक विहार, नई दिल्ली। दिनांक, अब दिनांक में जो मिस्टेक है वो आप उसको सुधार लीजिए। ठीक है, दिनांक आपका 14 अप्रैल 2000 यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा 14/04, फिर 2024-25 जो भी सन चलेगा आप वही सन यहाँ पर डालोगे। ठीक है, जिस भी डेट को आप लेटर लिख रहे हो डेट वही होनी चाहिए। हमेशा अपने दिमाग में इस चीज़ को सेट करके रखना। ठीक है, डेट में कोई खेल इधर से उधर नहीं करना कि हमने क्रॉस लगा दिया और हो गया, ये काम हमें नहीं करना है। ठीक है, विषय आ जाएगा विद्यार्थियों को नाटक का अभ्यास कराने के लिए अनुमति हेतु। ठीक है, फिर महोदय, तो महोदय, मान्यवर, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के छात्र परिषद का सचिव हूँ। सचिव होने के नाते मैं आपका ध्यान आगामी महीने में महिला दिवस के अवसर पर होने वाली नाट्य प्रतियोगिता की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। ठीक है, इस प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय की कुछ छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया है। ठीक है, तो हमारे विद्यालय के भी हैं। विविध विद्यालयों के साथ होने वाली इस नाट्य प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन हेतु हमें पूर्ण अभ्यास की आवश्यकता है, जिसके लिए विद्यालय में रहकर सीमित समय अवधि के भीतर विद्यार्थियों को मंच हेतु अभ्यास कराया जा रहा है, किंतु उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु इतना समय पर्याप्त नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, तो इसके लिए हमारे पास अभी समय कम है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं? अतः आपसे निवेदन है कि विद्यालय के बाद भी विद्यार्थियों को नाटक का अभ्यास करवाने के लिए अनुमति दी जाए, ताकि विद्यार्थी अधिक से अधिक अभ्यास कर नाट्य प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करके पुरस्कार प्राप्त करें और विद्यालय का गौरव बढ़ा सके। धन्यवाद, आपके आज्ञाकारी शिष्य पुष्पेंद्र। तो अब आपका जो कोई भी नाम है आप उस जगह वो अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि आपने देखा कि ये स्कूल का लेटर था, लेकिन हमने ना ही यहाँ स्कूल लिखा और ना ही हमने पद नाम लिखा। चूंकि इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं यहाँ पर दे चुकी हूँ आपके विद्यालय के छात्र परिषद का सचिव हूँ, ये चीज हमने लेटर के फर्स्ट लाइन में ही दे दी है। चाहे तो आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं पुष्पेंद्र जो भी है, और नीचे आप देंगे क्या? छात्र परिषद सचिव। ठीक है, सचिव छात्र परिषद, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमारे पास अगला लेटर वही हमारा प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र में ही चल रहा है। प्रधानाचार्य महोदय को पत्र लिखकर विद्यालय के बाहर खड़े खोमचे वालों की शिकायत कीजिए ताकि उन्हें हटवाया जा सके। अब स्कूल के बाहर जो है ना, जैसे बच्चे जब स्कूल आते हैं या छुट्टी होती है या रिसेस के टाइम है, तो वो खोमचे वाले बच्चों को खाना देते हैं, तो जो कि काफ़ी अनहेल्दी होता है।
तो ये चीज़ को दिमाग में रखते हुए आपने ये कहा कि भाई इन खोमचे वालों को हटाया जाए, तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है। देखिए क्या है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, प्रतिभा विकास विद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली। उसके बाद आप दिनांक दे दोगे 21/7/2000। अब मैंने क्रॉस इसलिए लगाया कि आप में से बहुत सारे बच्चों के एग्जाम अभी जैसे प्री बोर्ड्स होंगे या जो कुछ भी चल रहे होंगे, तो आप उसमें दोगे तो 24 या 25 जो भी आपका सन रहे आगे तक, हमेशा ध्यान रखना जो भी सन है, अभी 25 है, 26 आएगा, फिर 27 आएगा, तो जो भी आपका रहेगा उस हिसाब से आप डालना, ठीक है। लेकिन डेट वही पड़ेगी जिस भी डेट को आप लेटर लिख रहे हो। विषय रहेगा विद्यालय के बाहर खड़े खोमचे वालों को हटवाने हेतु। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय के मुख्य द्वार पर शिक्षण काल के दौरान, शिक्षण काल मतलब जब हमारा स्कूल चल रहा होता है, अंदर क्लासेस लग रही होती हैं, दौरान ही अनेक खोमचे वाले बैठकर खाने पीने का सामान बेचते हैं। इनके द्वारा बेचे जाने वाली खाद्य वस्तुएं अत्यंत निम्न स्तर की होती हैं। इन्हें बनाने के लिए घटिया तेलों और निम्न गुणवत्ता वाली चीजों का प्रयोग किया जाता है तथा खुले में बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ व जंक फूड पर मक्खियां भिनभिनाती हैं और धूल मिट्टी रहती है, ठीक है, ये सारी चीजें रहती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सभी वस्तुएं हानिकारक हैं। इनको खाने से प्रायः छात्र बीमार भी हो जाते हैं। विद्यालय के पास इन खाने पीने की चीजों की बिक्री हमारे विद्यालय के छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ के समान है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इन खोमचे वालों व जंक फूड बेचने वालों को विद्यालय के मुख्य द्वार से हटवाने की कृपा करें। धन्यवाद, आपके आज्ञाकारी शिष्य सोमेश, कक्षा 10वीं बा। अच्छा, ये आप लेटर लिख रहे हो, हमेशा देखना लेटर के साथ वर्ड लिमिट्स दी रहेंगी, 100 या 120 वर्ड्स, 80 to 100 वर्ड्स, जो कोई भी वर्ड लिमिट दी रहेगी उसी के अंदर काम करने की कोशिश करना। एक ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए, तो अभी हमने देखा प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किस पे, शिकायती पत्र, जब हम शिकायत करते हैं, ठीक है। अब ये शिकायत नगर निगम में हो सकती है, जल बोर्ड में हो सकती है, बिजली विभाग में हो सकती है, आप पुलिस अधीक्षक को लेटर लिख सकते हो, किसी को भी हो सकता है, ठीक है। जब हम किसी से शिकायत कर रहे हैं, किसी चीज़ से हम परेशान हैं, तो ठीक है। देखिए क्या है, आप अर्णव या अग्नि, ठीक है, आपका नाम जो भी, आप लड़की हैं या लड़का है उस हिसाब से है। आप काखा गाघा के या की निवासी हैं। अब इसमें जो सबसे चीज़ है, इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया, मैंने आपसे अभी क्या बोला था जब मैं फॉर्मेट बता रही थी, आप काखा गा और आबासा नहीं लिखोगे, लेकिन जब क्वेश्चन में ही काखा गा दिया गया है तो आप काखा गा ही डालोगे, ठीक है। क्वेश्चन में जो चीज़ है मैं उसके अकॉर्डिंग चलनी, अगर क्वेश्चन में नहीं है तो फिर काखा गा और आबासा नहीं डालना। अच्छा, एक क्वेश्चन और रहता है कि मैम परीक्षा भवन लिखना है कि नहीं लिखना है। परीक्षा भवन हम उस कंडीशन में लिखते हैं जब हमें अपने एड्रेस को नहीं लिखना है, और ख़ास तौर से ये परीक्षा भवन हम लिखते हैं अनौपचारिक पत्र में, क्योंकि अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले लेटर लिखने वाले का एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो हमारा एड्रेस कहाँ है, हम तो एकदम लेटर के एंड में लिख रहे हैं, तो हमें तो अपना एड्रेस लिखना ही नहीं है इसमें, तो हमें परीक्षा भवन के औपचारिक पत्र में ज़रूरत नहीं है। हमें अपने एड्रेस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। लेकिन अनौपचारिक पत्र में भी हम परीक्षा भवन क्यों डालें? अगर आप अपना इनिशियल एड्रेस दे सकते हो तो दो, नहीं देना चाहते हो तो कोई भी काल्पनिक एड्रेस दे दो। परीक्षा भवन की मुझे रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आती है, ठीक है, सिंपल सी एक चीज़। चलिए, ठीक है। काखागा नगर के या की निवासी हैं। आपके क्षेत्र के बाजारों में प्लास्टिक प्रतिबंधित होने के बावजूद भी प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। आजकल है ना प्लास्टिक प्रतिबंध है, लेकिन तब भी देखिए मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए नगर निगम अधिकारी को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है। अब आपको क्या लिखना है, 100 वर्ड्स में एक लेटर आपको नगर निगम के अधिकारी को लिखना है, सिर्फ इन प्लास्टिक थैलियों की शिकायत करनी है। तो चलिए देखिए क्या है, सेवा में नगर निगम अधिकारी, टाउन हॉल, दिल्ली, ठीक है। तो अब आप ये किसको हमने लिखा, नगर निगम। नगर निगम का ऑफिस कहाँ है, टाउन हॉल में है, और कहाँ पर है, दिल्ली। तो आपके एरिया में जो भी नगर निगम ऑफिस आता है आप वहाँ पर ये लेटर दोगे, ठीक है।
दिनांक आ जाती है 17/3/2000। अब इसके बाद हम विषय लिखेंगे। विषय है प्लास्टिक थैलियों का धड़ल्ले से हो रहे उपयोग के संबंध में। मतलब मार्केट में बहुत तेजी से ये प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, ठीक है, ये आपको बताना है। मान्यवर, जैसे मैंने बोला था, आप महोदय लिखो, मान्यवर लिखो, श्रीमान लिखो, कुछ भी लिखो, उस इस पे ऊपर। मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र काखागा नगर में प्लास्टिक की थैलियों का खुलेआम हो रहे उपयोग की ओर ले जाना चाहता हूँ, जिनकी बिक्री बाजारों में प्रतिबंधित है। यानी कि इस गवर्नमेंट में इसमें बैन लगाया हुआ है, तब भी मिल रही है। प्लास्टिक की थैलियां हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के साथ साथ हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। मिट्टी में दब जाने पर ये सालों साल नष्ट नहीं होती। इससे मृदा प्रदूषण होता है। मृदा मतलब होता है मिट्टी में जो प्रदूषण होता है। भाई हमारी भूमि क्या होती है, बंजर हो जाती है प्लास्टिक के कारण। प्लास्टिक की ये थैलियां नाली और नालों में फंसकर पानी का बहाव अवरुद्ध करती हैं, यानी कि रोक देती हैं, जिससे जलभराव होता है। इन थैलियों को जलाने पर हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक धुआं निकलता है। अगर इनको जला दिया जाए तो जो फिर वायु प्रदूषण होता है, जमीन में गाड़ो तो मिट्टी का प्रदूषण, पानी नालियों में गया पानी रुका, जलाया तो हवा प्रदूषण, मतलब हर कंडीशन में ये बुरी ही है। इसके अतिरिक्त इनमें रखे खाद्य पदार्थ भी दूषित हो जाते हैं। इनके इतने सारे दुष्प्रभावों के कारण ही सरकार द्वारा इनकी बिक्री प्रतिबंधित की गई है। किंतु इस गंभीरता को ना समझते हुए दुकानदार चोरी छिपे इन्हें बेच रहे हैं, जिनका लोग भी अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप क्षेत्र की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करके प्लास्टिक की थैलियां बेचने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें और पकड़ी गई थैलियों को नष्ट करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं। हम क्षेत्रवासी आपके आभारी रहेंगे। साथ धन्यवाद। भवदीय अर्णव, काखागा नगर। क्योंकि अब आपका मैंने बताया ना, जहां जरूरी हो वहां आप अपना एड्रेस दो। जैसे यहाँ पर ये जरूरी था कि ये व्यक्ति किस नगर किस क्षेत्र की बात कर रहा है, ये बताना जरूरी, क्योंकि नगर निगम ऑफिस तो आपके पूरे सिटी में कार्य कर रहा है। अब सिटी में भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, तो इस जगह पर आपको अपने क्षेत्र को बात बताना जरूरी होता है। अब चूंकि क्वेश्चन में ही काखागा नगर दिया है तो हम काखागा नगर ही देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। दूरदर्शन निदेशालय को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखकर अनुरोध कीजिए कि किशोरों के लिए देशभक्ति की प्रेरणा देने वाले अधिकाधिक कार्यक्रम को प्रसारित करने की ओर ध्यान दिया जाए। ऐसे प्रोग्राम आप प्रसारित करिए जिनमें देशभक्ति से संबंधित कार्यक्रम हो, ताकि युवा इनकी तरफ आकर्षित हो। ठीक है, अब आपको लिखना है ये, चलिए देखते हैं। सेवा में मुख्य प्रबंधक, दूरदर्शन निदेशालय, विधानसभा, दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर आपको देना है, अब जाहिर सी बात है जो भी हम लिखेंगे वहां के डायरेक्टर को लिखेंगे, तो वो कौन है, मुख्य प्रबंधक। तो अब ये एक आपके लिए चैलेंज रहता है कि जो पोस्ट होती हैं उनको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना। तो इसीलिए मैं तरह तरह के लेटर्स लेके आई हूँ जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के नेम मिलेंगे। ठीक है, जैसे इंजीनियर है तो अभियंता हो गया, और क्या कहते हैं डायरेक्टर है तो प्रबंधक हो गया। तो बहुत सारे अभी आपको मिलने वाले हैं। दिनांक डाल देंगे 25/3/2000, जो भी आपको डेट है वही डेट आप डालेंगे। नेक्स्ट आते हैं विषय। देशभक्ति की प्रेरणा देने वाले अधिकाधिक कार्यक्रम को प्रसारित करने हेतु, अब आप दूरदर्शन में ये कार्यक्रम प्रसारित कराना चाहते हैं तो वो आप लिखेंगे। महोदय, निवेदन है कि मैं दूरदर्शन के कार्यक्रमों का नियमित दर्शक हूं, यानी कि मैं दूरदर्शन पे नियमित कार्यक्रम देखता हूं, किंतु पिछले कुछ महीनों से दूरदर्शन में देशभक्ति के कार्यक्रमों का अभाव देखा जा रहा है, यानी कि ये कार्यक्रम आते ही नहीं। वर्तमान समय में युवाओं में देशभक्ति की भावना कम होती जा रही है। वह अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते हैं तथा देश के प्रति कर्तव्यों को समझ नहीं पाते हैं कि देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये वो समझ नहीं पाते। यदि आप देशभक्ति की प्रेरणा देने वाले अधिक कार्यक्रमों को प्रसारित करेंगे तो यह बहुत हितकर सिद्ध होगा, यानी कि बहुत फायदा होगा इससे आने वाली जनरेशन को। आपके द्वारा दूरदर्शन पर दिखाए गए कार्यक्रमों से युवा प्रेरित होंगे व देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझेंगे। देशभक्ति की भावना से युद्ध कार्यक्रम किसी भी व्यक्ति को सीधे प्रभावित करते हैं।
जाहिर सी बात है कि जब हम टीवी पे कोई चीज़ देखते हैं तो वो हम उससे ज़्यादा जल्दी जो है अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे कार्यक्रम युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने तथा देश के विषय में सोचने हेतु सहायक होंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि देशभक्ति की प्रेरणा देने वाले अधिकाधिक कार्यक्रम को दिखाकर वर्तमान समय में युवाओं को प्रेरित करें। धन्यवाद सहित भवदीय लोकेश। ठीक है, अब इस जगह आपको एड्रेस देने की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ये एक जागरूक तौर पे काम किया। तो आप यहाँ पर भवदीय की जगह जो है जागरूक नागरिक भी लिख सकते हैं या जागरूक दर्शक लिख सकते हैं। इस समय दूरदर्शन है तो आप वहां पर दर्शक हैं, तो जागरूक दर्शक आप ये डाल सकते हो। ठीक है, तो भवदीय की जगह आप इसको मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट लेटर है, अपने क्षेत्र में एक नया डाकघर स्थापित करने की मांग करने हेतु मुख्य डाक अधिकारी को एक पत्र लिखिए। अब आप क्या करें, अपने क्षेत्र के डाकघर में अपने क्षेत्र में एक नया डाकघर चाहते हैं, क्योंकि आप लोग को लेटर्स वगैरह पोस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप इस चीज़ को चाहते हैं। सेवा में मुख्य डाक अधिकारी, डाकघर सेक्टर 8 नोएडा। ठीक है, तो मुख्य, अब जाहिर सी बात है हर क्षेत्र में डाकघर होते हैं, लेकिन एक मुख्य कार्यालय भी होता है डाकघर का। आपकी सिटी में कहीं पर भी हो आप वो डाल सकते हो। ठीक है, अब आपको बोलोगे कि मैम इस तरीके से क्या हमारे एक मुख्य कार्यालय के बारे में पता करें? अरे आप मत पता करो, आप एक काम करना सिंपल सा, कि जब आपके पास ऐसा कोई लेटर लिखने के लिए आए तो आप किसी भी एक ऐसे अपने सिटी के क्षेत्र का नाम लिख देना जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑफिसेज हों। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जैसे बहुत सारे बैंक्स होते हैं, तो जो मेन ब्रांच जिस एरिया में होती है उस जगह का नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, दिनांक आपने डाल दी, जिस भी डेट को आप लेटर लिख रहे हो। उसके बाद विषय है क्षेत्र में नया डाकघर खोलने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि मैं नोएडा के सेक्टर 35 में रहता हूं। सेक्टर 20 से सेक्टर 65 तक बहुत आबादी बस चुकी है। यहां की जनसंख्या पिछले 5 वर्षों की तुलना में 3 गुनी हो चुकी है, किंतु इस क्षेत्र के लिए समुचित डाकघर की व्यवस्था नहीं है। अब देखिए इतने सेक्टर्स के बीच में जो है डाकघर नहीं है। डाकघर से संबंधित किसी भी कार्य के लिए लोगों को यहां से बहुत दूर सेक्टर 14 में जाना पड़ता है, जिसमें बहुत परेशानी होती है। विशेषकर बूढ़ों और महिलाओं को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। भाई आपको छोटे छोटे सेक्टर्स नहीं, ये बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स होते हैं, तो इनका क्रॉस करके जाना मुश्किल है, तो दिक्कत होती है। तो आप इस सेक्टर में करवाइए। मेरा डाक विभाग से विनम्र अनुरोध है कि क्षेत्र की आवश्यकताओं और परेशानियों को देखते हुए इस क्षेत्र में शीघ्र ही एक डाकघर खुलवाने की कृपा करें, जिससे यहाँ के नागरिकों को होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल सके। धन्यवाद, भवदीय अभय। सिंपल। ठीक है, चूंकि अब यहाँ पर नीचे आप लिख सकते हो कि क्या कहते हैं प्रार्थी, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हो तो भवदीय की जगह प्रार्थी लिख सकते हो। अभय के नीचे सेक्टर 35 निवासी। ठीक है, सेक्टर 35 निवासी। वैसे तो हमने स्टार्टिंग में दे दिया है कि हम सेक्टर 35 में रहते हैं, रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे भी डाल सकते हो, वरना हम पहले ऊपर दे चुके हैं। चलिए अब हम तीसरा पद आते हैं, संपादकीय पद। संपादकीय पत्र किसी भी जो न्यूज़पेपर्स होती हैं उनमें लिखा, समाचार पत्रों की जो ऑफिसेज होती हैं उनको लिखा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे लिखते हैं। आप A64 कृष्णा नगर दिल्ली निवासी अजय या अजया हैं। ठीक है, आपका एड्रेस दे दिया है, आपका नाम दे दिया है। सरकार की जनधन योजना पर अपने विचार व्यक्त करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। अब आपको ये जो योजना सरकार ने चलाई है, जन धन योजना, इस पर आपको अपने जो हैं विचार व्यक्त करने हैं और एक लेटर लिखना है विचार व्यक्त करते हुए किसी न्यूज़पेपर के संपादक को। ठीक है, देखिए क्या है। सेवा में संपादक महोदय, दैनिक भास्कर दिल्ली। ठीक है, दिनांक आ जाएगी, जो भी आप दिनांक, आप जिस भी दिनांक को लिख रहे हो वो डाल दो। फिर आते हैं विषय। विषय में क्या दिया गया है, सरकार की जनधन योजना के बारे में विचार साझा करने हेतु, क्योंकि ये जो योजना हमें अच्छी लगी या इसमें हम सुधार चाहते हैं या मुझे इससे जो भी फायदा हुआ, उन्होंने खाली विचार साझा करने के लिए बोला। अब उसके अंदर आपके क्या विचार हैं ये अब आप लिख सकते हो। ठीक है,
महोदय, मैं अजय आपकी लोकप्रिय पत्रिका के माध्यम से सरकार की जन धन योजना के संबंध में अपने विचार साझा करना चाहता हूं। जन धन योजना ने हमारे समाज के कई वर्गों को आर्थिक समृद्धि के लिए एक समाजोपयोगी योजना प्रदान की है। इस योजना के माध्यम से लोगों को बैंकिंग सेवाओं का अधिक उपयोग करने और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने का अवसर मिला है। ठीक है, तो अब मैंने कहा ना कि वर्ड्स को थोड़ा सा हैवी करना पड़ेगा आपको। हमारे समाज के बड़े हिस्से में लोगों के पास बैंक खाते नहीं हैं, जो उन्हें सीधे सरकारी योजनाओं और अन्य लाभों का लाभ उठाने से रोकता है। जन धन योजनाओं ने इस समस्या को हल करने का प्रयास किया है और बैंकिंग प्रणाली को आम लोगों तक पहुंचाने में मदद की है। मैं इस योजना को सराहनीय मानता हूं, यानी कि बहुत अप्रिशिएट करता हूं, और इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए और भी उत्सुक हूं, यानी कि ये और ज्यादा प्रभावी हो ज्यादा लोगों तक। हालांकि कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है और वे इसके पूर्ण लाभ से वंचित हो रहे हैं। आपसे प्रार्थना है आप अपनी पत्रिका के माध्यम से इस योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं पर लोगों को जागरूक करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो अब यहाँ पर मुझे ये टेंशन थी कि भाई हो सकता है बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो समाचार पत्र में मैंने ये लेटर भेज के कुछ ऐसी कॉलम्स, कुछ ऐसे नॉलेज वगैरह चीज़ों छपवाने की बात करी है कि भाई सरकार जो संपादक महोदय उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो ये काम करें। ठीक है, अगर वो ये काम करेंगे तो ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो इस पे थोड़ा सोच विचार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद भवदीय अजय। तो अब इस जगह पर आप यहाँ पर भवदीय की जगह जागरूक नागरिक डाल सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आप जागरूक नागरिक हो, लोगों की भलाई के लिए संपादक महोदय से बात कर रहे हो, तो उस जगह आप जागरूक नागरिक भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। आप वेणु राजगोपाल या वेणी राजगोपाल हैं। ठीक है, अब आप लड़के हैं या लड़की हैं, आपका नाम डिसाइडेड है, जो भी हो, मगर आपका नाम ये है लेटर के लिए। हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली के संपादक के नाम एक पत्र लिखकर सामाजिक जीवन में बढ़ रही हिंसा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। शब्द सीमा लगभग 100 शब्द। ठीक है, अब जहां कहीं पे भी ये 100 शब्द आ जाए तो ये समझ कर रखिए कि आपको 90 से लेकर 110 के बीच आपको ये लेटर लिखना है। ठीक है, बस चलिए देखते हैं। अब आपको ये बता दिया है किसको लेटर लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया है, सेवा में संपादक महोदय, हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली। दिनांक जिस भी डेट को आप लेटर लिख रहे हो आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं विषय, सामाजिक जीवन में बढ़ती हिंसा की ओर ध्यान आकर्षित कराने हेतु। हमारे सामाजिक जीवन में जो हिंसा बढ़ रही है इसको ध्यान आकर्षित कराने हेतु। महोदय, समाज में प्रतिदिन हिंसक घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण समस्त नागरिकों को अनेक परेशानियों व संकटों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके अखबार पर नियमित पाठक हूं। शहर में धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को लेकर लगातार हिंसक घटनाएं हो रही हैं। किसी भी हो, व्यक्ति के अंदर अब पेशेंस नहीं रह गया है, बहुत हर चीज पे वो जो है उसका पारा एकदम शूट आउट हो जाता है और वो झगड़ा करने लगता है, जो नागरिक असंतोष की ओर संकेत करता है कि जो व्यक्ति है उसके अंदर संतोष, धीरज नहीं है, इस वजह से वो इतना झगड़ा कर रहा है। मेरा शहर आपसी सौहार्द व प्रेम के लिए संपूर्ण राज्य में जाना जाता है कि यहाँ पे इतनी हिंसा नहीं, कभी लोग बड़ा मिलजुल के रहते हैं। यहाँ सभी धर्म संप्रदाय के लोग सहिष्णुता के साथ मिलजुल कर रहते आए हैं, किंतु कुछ समय से राजनीतिक सत्ता लोलुप लोगों के कारण सामाजिक वैमनस्य बढ़ रहा है। जो लोग सत्ता प्राप्त करने के लालची हैं, उसके चलते वो लोग एक दूसरी जातियों को लेकर वैमनस्य यानी कि एक दूसरे में भेदभाव बढ़ा रहे हैं। यह हमारी गंगा जमुना संस्कृति का भाग नहीं है। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि पुरानी कहानियों, किस्सों, वृत्तांतों के माध्यम से अपने प्रेम को पुनः प्रगाढ़ करने का प्रयास करें तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रशासन को भी सचेत करें। कि आपको इसमें ऐसी बहुत सारी कहानियां छापनी है ताकि लोग पढ़ें और समझें कि प्रेम और सौहार्द क्या होता है, और दूसरी कानून व्यवस्था को भी जो है एक इशारा दें कि भाई उन्हें भी इस तरफ में कुछ काम करना चाहिए।
प्रशासनिक अधिकारियों को इस प्रकार की घटनाओं को बड़ी समस्या बनने से पूर्व सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी करने चाहिए। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इस समस्या को अपने समाचार पत्र में उचित स्थान पर प्रकाशित करने की कृपा करें। धन्यवाद, भवदीय वेणु राजगोपाल। ठीक है, तो भवदीय की जगह यहाँ पे भी चूंकि आप एक अच्छे नागरिक के तौर पे बात कर रहे हैं तो जागरूक नागरिक आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने चौथे पत्र में। यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, व्यवसायिक पत्र। सबसे पहले हमने प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र देखा, उसके बाद शिकायती पत्र देखा, उसके बाद हमने संपादकीय पत्र देखा। अब हम करने जा रहे हैं व्यवसायिक पत्र, यानी कि जो बिजनेस से रिलेटेड हम अगर कोई लेटर लिखते हैं तो। ठीक है, देखिए क्या है, आप अपने विद्यालय के रसायन विज्ञान के अध्यापक हैं, यानी कि आप बन गए केमिस्ट्री टीचर। रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरण मंगवाने हेतु उपकरण विक्रेता को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। अब आपकी केमिस्ट्री लैब में जो है सफिशिएंट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो नहीं हैं, तो उसके लिए जो भी इसके इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कराता है उस सेलर को या को आपको लिखना है। ठीक है, जो विक्रेता है, जो बेचने वाला है, उसे आपको लेटर लिखना है। ठीक है, देखिए कैसा है, सेवा में उपकरण विक्रेता महोदय। अब किसको हम लिखते हैं, उपकरण विक्रेता को लिख रहे हैं तो उपकरण विक्रेता महोदय, लैब कैफे आबासा नगर दिल्ली। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पे जैसे आबासा नगर लिखा हुआ है तो उसकी जगह आप किसी भी नगर का नाम लिख दो, विजयनगर, सरोजनी नगर, शांति नगर, कोई भी, आनंद नगर, कोई भी नाम लिख दो, वो आप यहाँ पर लिख देंगे दिल्ली। फिर दिनांक 15/5, जो भी जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो वो डेट आप यहाँ पर डाल दीजिए। विषय है रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरण मंगाने हेतु। महोदय, मैं आबासा विद्यालय में रसायन विज्ञान का अध्यापक हूँ। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम नहीं दिया गया है, तो फिर मैंने यहाँ पर बोला ना, आपको आबासा काखा गाघा कुछ नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम किसी भी विद्यालय का नाम लिख देंगे, क्योंकि ये मिस्टेक्स आप लोग कॉमनली करते हैं, इसलिए मैं आपको इन मिस्टेक्स को खास तौर पे सुधारने के लिए ये सारे, जैसे कहीं पर भी आपका ये आबासा लिखा है, आपको आबासा नहीं लिखना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे मैं सर्वोदय विद्यालय। ठीक है, मैं सर्वोदय विद्यालय में रसायन विज्ञान का अध्यापक हूं। हमारे विद्यालय की रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में कुछ नवीनतम व आवश्यक उपकरणों की कमी है। मैं इस प्रयोगशाला को अत्याधुनिक बनाना चाहता हूं, जिससे छात्रों की विषय के प्रति रुचि बढ़े तथा उन्हें कुशल प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। भाई, बच्चे जब अच्छे से परफॉर्म करेंगे तभी उनका इंटरेस्ट आएगा, वही चीज़ है। रसायन विज्ञान एक ऐसा विषय है जो बिना प्रयोग के समझ नहीं आता है, अतः आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, हमारे विद्यालय की रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरण भेजने की कृपा करें। मैं कुछ उपकरणों की सूची भी भेज रहा हूं जो निम्न प्रकार है। ठीक है, अब सूची, चूंकि जब आपको सामान मंगाना है तो सूची तो भेजनी पड़ेगी ना। फिर देखिए क्या है, बीकर आपको चाहिए 4, फ्लास्क शोषक स्तंभ चाहिए 4, धवन बोतल चाहिए 4, कांच की नली 4, तापमापी 2, कीप 4 और पंप 4। अब इसी जगह जैसे आपको कभी अपनी स्कूल के लिए, लाइब्रेरी के लिए बुक चाहिए या कुछ भी चाहिए, किसी चीज़ के लिए भी चाहिए, तो हमेशा उसकी सूची आपको बनानी पड़ती है इसी तरीके से। ठीक है, ध्यान रहे कि कोई भी उपकरण टूटा फूटा ना हो तथा साफ व अच्छी स्थिति में हो। कृपया इन उपकरणों का उचित शुल्क लगाकर बीपी द्वारा शीघ्र ही भेजने का कष्ट करें। मैं आश्वासन देता हूं कि बीपीपी प्राप्त होते ही तुरंत भुगतान दूंगा। धन्यवाद, भवदीय महेश आबासा नगर। आबासा विद्यालय नहीं, हमने यहाँ क्या डाला था, सर्वोदय विद्यालय। अब देखिए, यहाँ पर आपको कोई चीज पोस्टल एड्रेस के थ्रू मंगवानी है, तो इस जगह आपको अपने विद्यालय का पूरा पोस्टल एड्रेस देना पड़ेगा, इट्स अ कंपल्सरी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे आपने लिखा महेश, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ आपका पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं सर्वोदय
दय विद्यालय। अब ये यहाँ पर कहाँ है, शांति नगर और कहाँ पर है, मान लीजिए देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, तो ये पूरा एड्रेस देंगे, पोस्टल एड्रेस, गली नंबर, मकान नंबर, जो कोई भी रहता है वो पूरा एड्रेस आपको देना होता है। हमेशा ध्यान रखिए, जो व्यावसायिक पत्र लिखेंगे जहां पर आप पोस्टल एड्रेस के थ्रू अपने पास कुछ मंगा रहे हैं तो वहां तो पोस्टल एड्रेस आपको पूरा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जो है ना वो बहुत मायने रखती है। जैसे यहाँ पर था, इन्होंने खाली विद्यालय का नाम, कोई इतने सारे विद्यालय कहीं पूरे देश में कहीं पर भी होंगे तो कहाँ भेजेंगे, तो उस जगह पर आपको पूरा पोस्टल एड्रेस देना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप निजी कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्था खोलना चाहते हैं, यानी कि एक प्राइवेट कंप्यूटर एजुकेशन देने के लिए जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं वो खोलना चाहते हैं। इस कार्य को आरंभ करने में अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में अपने जनपद के कैनरा बैंक के प्रबंधक महोदय को ऋण प्रदान करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखना, यानी कि अब आपको एक लोन लेना है। ठीक है, रीजन है कि आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है लेटर लिखना है। अब ध्यान रखिए, इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ मेंशन करी गई है, वो है कैनरा बैंक, और दूसरा आप किस पर्पज से लोन ले रहे हो, बाकी सब आप पर छोड़ दिया गया। सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, कैनरा बैंक, मोदी नगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं। दिनांक, जिस भी डेट को आप लेटर लिख रहे हो वो डेट आप डाल देना। विषय है कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्था खोलने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु। महोदय, मैं आपको विनम्र रूप से सूचित करना चाहता हूं कि मैं पिछले कुछ वर्षों से एक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं। मैंने उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में MCA किया हुआ है। कंप्यूटर प्रशिक्षण के क्षेत्र में अत्यधिक रुचि होने के कारण मैंने इस क्षेत्र को अपने व्यवसाय के रूप में चुना है। भाई आप लोन लेने चाहेंगे तो आपको बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बैंक, कोई भी बैंक लोन तभी देता है कि जब आप इतने केपेबल हो कि आप उसे वापस कर पाओ। ठीक है, मैं अपने मोहल्ले के एक कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्था खोलना चाहता हूं जिससे से अधिक लोग कंप्यूटर का ज्ञान अर्जित कर सकें। मुझे इस व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए बहुत से डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए मेरे पास धन का अभाव है। जाहिर सी बात है, अगर कंप्यूटर प्रशिक्षण तो बहुत सारे सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो वो सारी चीज़ें। आज ही अखबार में मैंने आपके बैंक द्वारा प्रकाशित किया गया विज्ञापन देखा, जिसमें कम से कम दर पर ऋण देने की बात कही गई है। अतः इस आवेदन के साथ मैं अपने संपूर्ण संबद्ध दस्तावेजों की प्रतिलिपियां भेज रहा हूं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मुझे विज्ञापन के अनुसार आसान किश्तों पर ऋण प्रदान करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। सधन्यवाद, विपिन, भवदीय विपिन। ठीक है, तो आपको अभी अपना एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने बोला ना कि अपने संपूर्ण संबंध दस्तावेजों की प्रतिलिपियां भेज रहा हूं, जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ रहेगा, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आप ये सारी चीज़ें भेजोगे वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एड्रेस वगैरह, आपकी सारी आइडेंटिटी वहां चली जाएगी, तो वहां पर आपको अपने एड्रेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 5वां पत्र है हमारा कार्यालय पत्र। अब कार्यालय पत्र में क्या है, अत्यधिक वर्षा होने के कारण आपके गांव के पास की नदी में मिट्टी का कटाव हो रहा है। इससे संभावित खतरे की सूचना देते हुए आपदा प्रबंधक विभाग को पत्र लिखिए। कार्यालय पत्र यानी कि किसी भी कार्यालय में जब आप पत्र लिखते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपदा प्रबंधन के कार्यालय में आपको लिखना है। ठीक है, जो क्या कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट जो होते हैं ना, वो बहुत जगह, हर जगह पर कार्यरत होते हैं, हर सिटी में होते हैं, तो वहाँ पर आपको लिखना है। सेवा में आपदा प्रबंधन अधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, दिल्ली। दिनांक जो भी आप लिखो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। विषय अत्यधिक वर्षा के से उत्पन्न संभावित खतरे की सूचना हेतु। अब ये खतरा हो रहा है, जैसे कभी कभी होता है ना कि बहुत जगह पर आप लोग कहीं पर रह रहे हैं, कोई बिल्डिंग जो है वो आपको लग रहा है कि ये खतरे की है, तो आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कॉल कर सकते हो।
या इस तरीके से और भी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे आप देख रहे हो कि ज़मीन लगातार धंस रही है या आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ खतरा हो सकता है, तो उस जगह पे हमें एक इस तरीके से लेटर लिखना पड़ता है। मान्यवर, मैं दिल्ली के आबासा गांव का निवासी हूँ। अब यहाँ पर जो है ना, अब आपको अपने गांव का नाम देना पड़ेगा। तो आबासा गांव, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिल्ली के महोबा गांव का निवासी हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे गांव के पास की नदी में अत्यधिक वर्षा के कारण लगातार मिट्टी का कटाव हो रहा है। तो भाई पानी जब नदी में जाएगा तो मिट्टी भी आसपास की जाती है। इस वर्षा से हो रहा मिट्टी का कटाव हमारे क्षेत्र के लिए एक संभावित खतरा पैदा कर रहा है। यदि वर्षा नहीं रुकी तो मिट्टी का कटाव होता रहा तो यह हमारे खेतों को बर्बाद कर देगा। भाई जैसे कटाव होगा तो खेत भी तो उसी हिस्से में धीरे धीरे नदी में मिल जाएंगे, बल्कि इससे सड़कों, पुलों और कई स्थानों पर भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नदी के जल का स्तर बढ़ने पर बाढ़ की परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। जाहिर सी बात है कि जब बहुत ज़्यादा पानी बरसेगा तो क्या होगा, बाढ़ भी आ सकती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे गांव के इस संकट को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाएं। हमें उम्मीद है कि आप हमारे संकट का शीघ्र समाधान करेंगे और हमारे गांव को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेंगे। ठीक, सधन्यवाद भवदीय शरद। अब यहाँ पर आप नीचे डाल सकते हो निवासी महोबा नगर। ठीक है, क्या डालोगे, निवासी महोबा गांव। नेक्स्ट आ जाते हैं औपचारिक पत्र का हमारा अगला पत्र है जो कि हम कार्यालय पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अपने राज्य के परिवहन सचिव को एक पत्र लिखिए जिसमें आपकी बस्ती तक नया बस मार्ग आरंभ करने का अनुरोध है। तो अब आपकी बस्ती तक बसें नहीं आती, जिससे ट्रैवल करने में आपको परेशानी होती है, तो आप इसलिए कह रहे हैं कि हमारी बस्ती तक जो है बस आ जाए। तो देखिए क्या है, सेवा में परिवहन सचिव महोदय, दिल्ली सरकार, दिल्ली, दिनांक 15/9/2000। ठीक है, तो अब यहाँ पर डेट आपके ऊपर है, जिस भी डेट को आप लिख रहे हो वो लिखेंगे। तो यहाँ पर जाहिर सी परिवहन सचिव को लिख रहे हो तो परिवहन सचिव महोदय हो गया। अब दिल्ली सरकार की जगह आप दिल्ली डाल दो, आप क्या कहते हैं पटना डाल दो, जमशेदपुर डाल दो, रांची डाल दो, या फिर आप क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में कहीं लखनऊ डाल दो या बरेली डाल दो, कहीं पे जहाँ भी आप रहते हो आप उस जगह का डाल सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। फिर आते हैं, अब विषय है अपनी कॉलोनी तक एक नए बस मार्ग हेतु। मान्यवर, मैं उत्तर पश्चिम दिल्ली के विकासपुरी डी ब्लॉक का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में बड़ी जनसंख्या निवास करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पर लोग नहीं रहते, अच्छे खासे लोग वहाँ पर रहते हैं, जिसमें अधिकांश लोग दिल्ली के विभिन्न भागों में कार्यरत हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं काम करने के लिए। हमारी कॉलोनी में कोई बस नहीं चलती। इसके कारण लोगों को प्रत्येक दिन अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा लगभग 2 किमी पैदल चलकर, यानी कि 2 किलोमीटर पैदल चलकर ए ब्लॉक बस स्टैंड तक आना पड़ता है। इसमें समय की बर्बादी के साथ शारीरिक मानसिक परेशानी भी होती है। भाई 2 किलोमीटर अगर पैदल चलना पड़ेगा तो टाइम तो जाएगा, दूसरा थकान भी होगी। भाई अगर मान लो हमें डेली ऑफिस निकलना है, उसके लिए पहले 2 किलोमीटर चलो, फिर बस मिलेगी, फिर आगे चलेंगे, तो कितना ज़्यादा टाइम भी जाएगा, है ना। अतः आपसे अनुरोध है कि विकासपुरी डी ब्लॉक तक एक नया बस मार्ग यानी कि बस रूट आरंभ करने की कृपा करें। इसके लिए हम सब आपके आभारी रहेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी को इसके लिए उचित निर्देश देंगे। धन्यवाद भवदीय तेजस। तो अब यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि किसी भी तरीके से हो आपको लिखना है। अब चूंकि यहाँ पर आप लिख सकते हो ना, यहाँ पर इन्होंने बोला ना कि आप दिल्ली विकासपुरी डी ब्लॉक के निवासी हो, तो आपने यहाँ पर अपना एड्रेस दे दिया है, इसलिए आपको नीचे देने की ज़रूरत थी। अगर हाँ आप नहीं देते तो आप यहाँ पर इतना दे सकते हो, विकासपुरी डी ब्लॉक निवासी, इतना आप नीचे ब्रैकेट में एड्रेस दे सकते हो।
अब यहाँ पर हमने 5 तरह के अलग अलग पत्र देख लिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ वैरायटीज और भी होती हैं लेटर की। चलिए वो देख लेते हैं, वो क्या है। यहाँ पर दिया गया है, अस्पताल कर्मचारियों के सद्व्यवहार की प्रशंसा करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। अब अस्पताल का कोई कर्मचारी था जिसने बहुत अच्छा व्यवहार किया, देखभाल करी, तो उसके लिए आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिख रहे हो कि भाई ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि बाकी दूसरे लोग भी इस तरीके से काम करने की प्रेरणा ले सके। ठीक है, देखिए क्या, सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय दिल्ली। ठीक है, ये हो गया। दिनांक आ जाते हैं यहाँ पर, जो भी डेट है आप ऊपर डाल देंगे। फिर आते हैं विषय है, अस्पताल कर्मचारियों के सद्व्यवहार की प्रशंसा के संदर्भ में। ठीक है, ये लिखेंगे। महोदय, सविनय निवेदन ये है कि मैं त्रिलोकपुरी का निवासी हूँ। अब मैं कहाँ रहती हूँ ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि भाई मैं प्रशंसा के लिए अगर लेटर लिख रही हूँ तो भाई मैं कहाँ रह रही हूँ तो बताना पड़ेगा ना। फिर मैं पिछले सप्ताह बुधवार को अपनी माता जी को लेकर आपके अस्पताल पहुँचा। अस्पताल में अत्यधिक भीड़ होने के कारण मेरी माता जी को बैठने का स्थान भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था। पैर में तकलीफ होने के कारण वह अधिक देर तक खड़े रहने में असमर्थ थे। जब मैंने अस्पताल कर्मचारियों से व्हील चेयर की मांग की तो उन्होंने दुर्व्यवहार करते हुए चेयर लाने से मना कर दिया। ठीक है, तभी वहां अन्य सफाई कर्मचारी राजीव शुक्ला आए। ठीक है, और मेरी माता जी को बैठने का स्थान उपलब्ध कराया और चलने फिरने की समस्या से बचने के लिए व्हील चेयर भी लेकर आए। मतलब बाकी लोगों ने नहीं किया, लेकिन वो सफाई कर्मचारी ने हमारी बहुत हेल्प करी। उन्होंने माँ के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया और साथ ही साथ महत्वपूर्ण निर्देशों की भी सूचना दी। जो भी वहाँ के नियम हैं, जो भी चीज़ प्रोसीजर्स हैं, उनके बारे में अवगत कराया, ताकि हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। उनके इस व्यवहार से हमें अत्यंत संतुष्टि हुई। उनके माधुर्यपूर्ण एवं सहयोगी व्यवहार से प्रसन्न होकर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस सद्व्यवहार के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए, ताकि अन्य कर्मचारी को भी सद्व्यवहार करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। भाई अब एक के अच्छे व्यवहार के लिए अगर पुरस्कार किया जाएगा तो बाकी लोग भी इससे इंकरेज होते हैं कि नहीं, मैं भी करूंगा तो मुझे भी पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद भवदीय तपन। तो आप जो है इतना ही लिख के छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एड्रेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर अगला पत्र है, अपने बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखकर अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ने का अनुरोध कीजिए। आजकल का एकदम फेमस स्कैम भी ये चलता है मोबाइल पे, KYC अटैच कराना। ठीक है, तो वो अपने जो आधार कार्ड को है बैंक खाते से अटैच कराना, जिसे हम KYC करना कहते हैं। ठीक है, तो आजकल इसको लेकर स्कैम भी बहुत चल रहे हैं। तो अब इसके लिए आपको लेटर लिखना है अपने बैंक के जो क्या कहते हैं प्रबंधक हैं उनको। सेवा में बैंक प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, दरियागंज, दिल्ली। ठीक है, जो भी बैंक आपका है आप लिख सकते हो। फिर आते हैं दिनांक, जिस भी डेट को आप लिख रहे हो डेट डाल दीजिए। नेक्स्ट आते हैं विषय है, आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ने हेतु। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके बैंक खाता में खाता धारक हूँ। मेरा बचत खाता संख्या, अब ये ध्यान रखिए, बैंक में आपकी आइडेंटिफिकेशन आपका अकाउंट नंबर होता है, आपका नाम नहीं। तो आपको अपना अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, जो कम से कम 10 डिजिट का नंबर होता है, 10-12 डिजिट का आई थिंक नंबर रहता है। ठीक है, मैं अपना खाता आधार कार्ड से जोड़ना चाहता हूँ। मेरा आधार कार्ड नंबर भी आपने दे दिया जिससे आप अटैच कराना चाहते हैं। अतः आपसे निवेदन है, आप मेरे आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। ठीक है, इसके साथ आप ये भी लिखेंगे कि जो है बैंक खाता यानी कि अपनी पासबुक की फ़ोटोकॉपी और आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी इसके साथ अटैच करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न है, यह आप नीचे लिख देना। धन्यवाद भवदीय सुमित। ठीक है, अब इस जगह आप चूंकि आपकी आइडेंटिफिकेशन खाता संख्या से है, आप वहां दे चुके हैं, तो आपको नीचे कुछ और देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपके विद्यालय में खेल की उपयुक्त सामग्री है, जितनी आपको चाहिए उतनी है, तथा समय समय पर सभी स्तरों पर मैच का आयोजन भी किया जाता है।
विद्यालय में खेल कप्तान होने के नाते प्रधानाचार्य के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पत्र लिखिए। अब आपको जो है अपने प्रिंसिपल का ये आभार व्यक्त करना है कि उन्होंने इतना अच्छा एक स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट आपको दिया है और उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कराई हैं। इसके लिए आप उनको बहुत थैंक्सफुल हैं। तो एक इस तरीके का आपको लेटर लिखना है, ठीक है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अजमेर, राजस्थान, ठीक है। डेट डालिए, आप जो भी डेट पर लेटर लिख रहे हैं वो डेट आप डाल देंगे। फिर आते हैं विषय है उपयुक्त खेल सामग्री व प्रबंधन के लिए धन्यवाद पत्र, यानी कि आपने मुझे एक इतना अच्छा स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट दिया है और उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई हैं, इसके लिए थैंक्स लेटर है। महोदय, मैं बहुत प्रसन्नता के साथ आपको सूचित कर रहा हूं कि हमारे विद्यालय ने राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। मैं वॉलीबॉल टीम का कप्तान हूं। यह सफलता हमारे विद्यालय में उपलब्ध उच्च कोटि की खेल सामग्री व समय समय पर खेल आयोजनों के कारण ही प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं अपनी टीम और अन्य विद्यार्थियों की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं। आपने हमारे विद्यालय में सभी प्रकार की खेल सामग्री की व्यवस्था की है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार खेल चुन सके। इसी के साथ साथ आपके प्रयासों से हमें अच्छे कोच मिले हैं तथा विभिन्न स्तर पर अलग अलग खेलों में प्रतिभागिता के लिए आप विद्यार्थी को प्रेरित भी करते रहते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल हैं वो इंकरेज करते हैं कि नहीं, बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारे विद्यालय की क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल और टेबल टेनिस टीम की कई स्तरों पर पुरस्कार जीत हो चुकी है, यानी कि हमने बहुत सारी गेम्स में पार्ट लिया जहां पर हमको पुरस्कार मिले हैं। आप सभी विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करवाते हैं। हमारा विद्यालय अवश्य ही एक दिन आपके इन्हीं प्रयासों से देश भर में पहचाना जाएगा। मैं सभी विद्यार्थियों की ओर से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप आगे भी इसी प्रकार विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य गुरमीत। तो इस तरीके से अब गुरमीत के बाद आप नीचे अपना स्कूल, क्लास और सेक्शन भी लिख सकते हो। जैसे मैंने बताया कि जब आप एक स्टूडेंट हो तो आपकी आइडेंटिफिकेशन उस स्टूडेंट कोड से ही होती है। तो जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे ठीक है, 10वीं आ। तो वो आपका जो आइडेंटिफिकेशन है वो वहां पर देना जरूरी होता है, हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थे हमारे पास में कुछ लेटर्स जो हमने अलग अलग विषयों पे अलग अलग तरीके से देखा, ठीक है। तो याद रखिए, जो जो चीज़ें थी सावधानी से बताने की मैंने सब बताई। अब हम पढ़ेंगे अपने दूसरे फॉर्मेट पे जो है हमारा अनौपचारिक पत्र। तो अब उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र की खूब सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।